मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे साथ शायद जुड़ गए हैं। तो अभी कोई दिखा इसमें दिख रहा है कितने लोग जुड़े हैं? नहीं, अभी नहीं है अभी। जी, एक मिनट। ठीक है, जो भी श्रोता जुड़ रहे हैं उनको मैं देवाशीष दे। मैं डॉक्टर रागिनी सरना सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के एक शुभ दिन, शुभ मौके पर जो विश्व संगीत दिवस है और साथ ही योग दिवस भी है, तो उसका आप सभी को बहुत सारी बधाई और गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। और आज पुनः काफ़ी दिनों के बाद हम गुफ्तगू के 5वें इस एपिसोड में मिल रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हो नहीं रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज के दिन, ये इतना अच्छा दिन आज का दिन है, तो हम उसको इस तरह से मनाएं और गुरु जी से उनके जीवन संगीत यात्रा पर कुछ जैसे पुरानी 4 एपिसोड्स में हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों को जाना समझा, तो आज भी हम उस विषय को आगे बढ़ाएं और उस पर बातचीत करें। विश्व संगीत दिवस, इस अवसर पर जो भी हमारे साथ संगीत की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें कलाकार होंगे, कुछ संगीत प्रेमी होंगे, कुछ हमारे विद्यार्थी होंगे संगीत के, कुछ और भी विद्यार्थी होंगे। सभी संगीत से जिनका भी जुड़ाव है, उन वैसे लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। विश्व संगीत दिवस पर उनको मैं अपनी संगीत में शुभकामना प्रेषित करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस मुबारक दिन में, जो हमारे संगीत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कह सकते हैं, हमारे ही नहीं पूरे विश्व के संगीत जगत के लिए। तो ऐसे दिन में अगर हम आप सबसे न जुड़ पाएँ तो मुझे भी अफसोस होता। और इस लाइव के माध्यम से मैं अपने विद्यार्थियों से विशेष रूप से मैं आज जुड़ पा रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कोई बहुत प्लानिंग नहीं की थी, अचानक से बात आई कि रागिनी से हमारी बात हुई, तो ये हुआ कि आज विश्व संगीत दिवस है, कुछ बातचीत कर लेनी चाहिए। इससे पहले भी हम लोगों ने कितने एपिसोड पर बात हुई थी, हमारे ख्याल से 4 एपिसोड। एपिसोड हमारे हो हाँ, चुके हैं। जो कि हमारे शिल्पायन के यूट्यूब चैनल पर, शिल्पायन द म्यूज़िक हब, ये चैनल पर अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे, गुफ्तगू नाम से है। 4 एपिसोड हम बातचीत किए हैं और उसका इतना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये तो शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी। जब बातचीत हुई तो मुझे नहीं लगा था कि मेरी बातचीत लोग इतना ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उसके बाद मैं कई और अन्य सभाओं में गया, किसी किसी आयोजनों में गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मुझसे ऐसे लोग भी कहे कि देवाशीष जी, आपसे जो बातचीत होती है वो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा, आपने सुना क्या? तो कहा कि हाँ हाँ हाँ, वो मैंने सुना, हमको बहुत खुशी हुई। तो हमें अच्छा लगा कि हमारी जो भी बातचीत है, जो संगीत में बातचीत है, वो आप पसंद कर रहे हैं। तो मुझे था कि कभी एक दिन फिर बैठेंगे, 5वें एपिसोड पर कुछ और चर्चाएं करेंगे। तो आज जो बात निकली तो मैं तुरंत तैयार हो गया। जी, तो जैसा कि पहले एपिसोड्स में हमने बहुत सारी बातचीत की कि गुरुजी की सांगीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई, उन्होंने अपने गुरुजी से किस प्रकार से सीखा और उनके मतलब किस तरह से शुरुआत से लेके और उनकी कैसी जर्नी रही संगीत में, शिष्यों को उन्होंने किस तरह से सिखाया, ये सारी बहुत सारी चीज़ों पे हमने विचार विमर्श किया, बातचीत की। उससे बहुत सारे लोगों पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि गुरुजी के सिखाने की पद्धति और इस विषय में, या उन्होंने अपना जब सीखना शुरू किया तो उन्होंने किस तरह से सीखा, ये सब बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली। तो मुझे लगता है कि चूँकि आज विश्व संगीत दिवस है, तो
इसमें सारा विश्व ही शामिल है, तो उसी से रिलेटेड कोई बात आज की जाए। इसमें मैं बीच में थोड़ा बोलना चाहूँगा। जी। जब किसी का जीवन संघर्ष के रास्ते से निकलता है जी। तो उसे अपने संघर्ष पर अभिमान भी होता है, गर्व भी होता है कि हम एक संघर्ष करते हुए एक जो भी छोटा मोटा मुकाम मैं हासिल कर सका वो मैंने किया। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता तो शायद मेरी बातें भी इतनी आपको अच्छी न लगती। हम कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं अपनी परिस्थिति से, अपने विचारों से, अपने जीवन के दिशाओं से, उसके द्वंद्व से लेकर के बहुत सारे द्वंद्व होते हैं कि ये करें कि न करें, वो करें कि न करें। लेकिन इनके बीच में जब संघर्ष के द्वारा कोई चीज़ प्राप्त किया जाता है तो उसमें जो संघर्षशील व्यक्ति होता है उसे इसमें आनंद आता है। जीवन जीना भी अपने आप में एक आनंद है। आनंद की प्राप्ति के लिए जैसे हम एक प्रयास करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में जो संघर्ष होता है वो दूसरों के लिए क्यूरोसिटी, एक उत्सुकता होती है कि कैसे हुआ, और उसके साथ वो अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए कुछ दिशा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी हैं तो अगर वे खुद ही कलाकार हैं, स्थापित कलाकार भी हैं, तो वह अपने जीवन से उसकी तुलना करते हैं कि अच्छा मेरा जीवन में संघर्ष इस प्रकार था, तो देखिए देवाशीष के जीवन में कैसा संघर्ष था। तो जो भी मुझे जानने वाले हैं, थोड़ा भी जानते हुए जानते हैं कि जीवन में सब कुछ मुझे बहुत आसानी से नहीं मिला है। जीवन में आसानी से मिलने का कोई मज़ा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि रेडियो में कलाकार, रेडियो में कई ग्रेड्स होते हैं। जो पहली बार पास होता है, पहला जो पायदान होता है, और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं रेडियो में। मैं इसमें रेडियो को इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे समय में संगीत जगत में, शास्त्रीय संगीत के जगत में नाम करने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम रेडियो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि डायरेक्टली ए ग्रेड कलाकार हो गए, बहुत बड़े उस जगह पे आ गए पहले ही। भाग्य है, किसी ने, आप यहाँ से दौड़ के वहाँ पहुँच रहे हैं, कोई वहीं खड़ा है तो वो वहाँ से आगे निकल लिया, तो वो मुझसे आगे हो सकता है। लेकिन संघर्ष का भी एक मज़ा है। उस मज़ा, आनंद को जीना, और उसमें से अपने, जब हम अपना लुक बैक करते हैं, पीछे देखते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो जैसे हमने इससे पहले के एपिसोड में बताया था कि मैंने शुरुआत की बाल संघ से। बाल संघ एक ऐसा कार्यक्रम होता था बच्चों का जिसमें छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। हर रविवार को होता था, तो मैंने भी उसमें भाग लिया जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि वही मेरे लिए एक साधन था कि मैं अपना जो मैं गा सकता हूँ उसको मैं सुना सकूँ। और रेडियो उस समय बहुत सशक्त माध्यम था, सब तक पहुँच भी थी, तो बाल संघ में भी गाया। बाद में किशोर हुआ तो युवा जगत करके कार्यक्रम होता था, उसमें मैंने भाग लिया। तो युवा जगत में भी एक किशोर कलाकार के तौर पर उसमें मैंने भाग लिया, गाया। कुछ लोग सुने, कुछ लोग उसको तारीफ़ किए, कुछ ने हमको बढ़ावा दिया, कुछ ने आलोचनाएं की, कहा कि ये ने ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था। अच्छी बात है, यही तो हमारा पाथेय है। पथ में जब आप निकलते हैं तो आपको पथ में, जैसे बहुत लंबा रास्ता है, पथ मतलब रास्ता, जब आप रास्ते में बहुत लंबे रास्ते पर निकलते हैं तो आपको रास्ते में एक पाथेय, मतलब कुछ साथ में खाने पीने का लेकर के गठरी बांध के लोग निकलते थे, तो उस ज़माने में उसको पाथेय कहा जाता था। तो पाथेय के साथ निकलते हैं और वो पाथेय ही आपके पथ के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो युवा जगत में गाने के बाद फिर रेडियो के कंपटीशन में भाग लिया। कंपटीशन में भाग लिया तो उसमें भी स्थान प्राप्त करने के कारण मैं बी ग्रेड का आर्टिस्ट हुआ। बी ग्रेड के बाद अपग्रेडेशन का ऑडिशन होता है, वो दिल्ली भेजा जाता था, रिकॉर्डिंग दिल्ली भेजा गया, तो मैं बिहाई हुआ। बिहाई होने के साथ साथ एक और भी उसमें साथ जुड़ के आ गया
कि ये बहुत वो है, आप इनका रिकॉर्डिंग ए ग्रेड के लिए तुरंत भेज दीजिए। ये हमेशा नहीं आता था सबके लिए, लेकिन वहाँ के जजेस को लगा कि इनका थोड़ा और सुन लिया जाए एक बार, और हो सकता है कि ये इनके अंदर प्रतिभा हो तो इनको ए ग्रेड भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने वो रेडियो स्टेशन में रिजल्ट के साथ लिख दिया कि इनका रिकॉर्डिंग तुरंत फिर से भेजा जाए अगले ए ग्रेड के लिए। ए ग्रेड की रिकॉर्डिंग थोड़े बड़े आकार में होती थी, बी हाई के लिए छोटे होते थे। 15-15 मिनट के 2 राग भेजे गए थे, मैं बी हाई हो गया। उन्होंने उसमें ही ए ग्रेड नहीं दिया। उस ज़माने में इतना आसान भी नहीं था कि उन्होंने डायरेक्ट मुझे ए ग्रेड दे दिया होता तो काम खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सुनेंगे तब। तो अगली बार ए ग्रेड का जब आया तो आधे घंटे का एक, 20 मिनट का एक, और फिर 9 मिनट या 8 मिनट का एक, इस तरह का 3 अलग अलग रिकॉर्डिंग्स एक साथ भेजे गए दिल्ली में, और मैं ए ग्रेड हो गया। तो ये जो सीढ़ी से चढ़ कर के पहुँचने का मज़ा है वो एक अलग मज़ा है। और लिफ्ट में से भी बहुत लोग चढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीढ़ी चढ़ते हुए, हाँफते हुए जब आप एक जगह पहुँचते हैं तो वो स्ट्रगल, वो संघर्ष, आप जो जद्दोजहद होती है ऊपर पहुँचने के लिए, उस जद्दोजहद का एक अलग मज़ा है। तो शायद ऐसा ही जीवन मेरा थोड़ा रहा होगा, जिसमें संघर्ष होगा। तो जब मैं उन बातों को करता हूँ तो लोगों को बड़ी पसंद आता है। उन्होंने कहा कि देवाशीष जी, आपकी बात सुन के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा क्या मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ इसलिए, मैं ऐसा कोई वक्ता तो नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत दिल से बोलते हैं, अपनी छोटी मोटी असफलताओं सफलताओं सब मिला के बात करते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, साफ गोई। मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ गोई से उन बातों को कर रहा हूँ जो मेरे साथ वास्तव में घटित हुई है। और मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ अभी भी इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि 35 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये 35 लोगों में कितने सारे मेरे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इन चीज़ों से इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। उनके अंदर भी संघर्ष करने का मादा और ऊर्जा और शक्ति आती है कि हाँ, हम भी कुछ करेंगे। तो इसलिए मैं उन सारी बातों को कहना भी चाहता था कि मैं कैसे मैंने अपना रास्ता तय किया। ये रास्ते का चलने का मज़ा अलग है, और मुकाम पे पहुंचने का मज़ा भी अलग है। मुकाम पे पहुंचना वो आनंद देता है, लेकिन आप जब संघर्ष करते हुए, हाथ पैर छीलते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं, उस ऊंचाई पर थोड़ा पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो ज़िंदगी का बहुत मज़ा लिया। अब मैं 60 साल होने में थोड़ा रह गया है, यही 1.5-2 साल रह गए हैं, 1.5 साल, 1.25-2 साल, तो 60 साल का हो जाऊंगा। तो मुझे लगा कि मैं अपनी जीवन की बातें अपने विद्यार्थियों के साथ, या मेरे शुभचिंतकों के साथ, या मेरे चाहने वालों के साथ बोलूं। उसमें मैं इन लोगों में ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो मुझे सिर्फ चाहते ही नहीं, शायद हो सकता मेरा बुरा भी चाहते हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी उत्सुकता तो होगी ही कि आखिर ये क्या है, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। तो ये हस्ती क्या, कहाँ से आई, इसके बारे में पिछले 4 एपिसोड में हम लोगों ने बहुत बात की कि मैं कैसे नौकरी में पहुंचा, वहाँ नौकरी से कैसे संगीत को कैसे कंटिन्यू कर सका, फिर नौकरी से होते हुए कैसे अलग अलग बातें हुई। आप अगर चाहें तो यूट्यूब चैनल पर अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो दोबारा कभी उसमें जाकर सुन लीजिए, और अगर सुना है तो फिर दोबारा भी सुन लीजिए, मुझे लगता मज़ा आएगा आपका। खैर, आज कुछ अनछुए बातों पर चर्चा करेंगे। तो विश्व संगीत दिवस है। विश्व संगीत दिवस मनाया क्यों जाता है ये आजकल सबको पता है, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कितना है कह नहीं सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं। पहले लोगों को पता करना होता था कि ये विश्व संगीत दिवस मनाया क्यों जाता है, तो वे बड़ों से पूछते थे, किसी से पूछते हैं। आजकल गूगल बाबा है ही है और नेट है ही है, आपने उंगली उसमें चलाई तो आपको पता चल गया कि विश्व संगीत दिवस क्यों मनाया जाता है। आपने भी पता किया होगा ना, कुछ लोगों ने पता किया होगा कि ये विश्व संगीत दिवस कहाँ से आया, क्यों ये संगीत दिवस है, इसमें क्या खासियत हो गई। फिर बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे बन गया, क्योंकि आज का संयोग ऐसा है, एक तो इस समय दिन सबसे बड़ा हो जाता है,
रातें छोटी दिन बड़ा। जो भी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, हमारे जैसे हम सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो हम लोगों के लिए आज का दिन सबसे बड़े दिन का होता है और रात छोटी हो जाती है। साथ में विश्व संगीत दिवस कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, सिर्फ 1982 की बात है, यानी आज से 40 साल पहले की बात है। अब 40 साल अब की बार पूरा हो रहा है। 40 साल पहले ये शुरुआत कैसे हुई? तो कहे कि बहुत छोटी सी शुरुआत थी। एक फ्रांस के संस्कृति मंत्री थे, हमारे यहाँ भी जैसे मंत्री होते हैं संगीत से और कला से जुड़ के जो काम करते हैं, वो मंत्री हो गए। तो उस मंत्री ने ये सोचा कि संगीत फ्रांस में इतना ज़्यादा लोकप्रिय है। आपको मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा एक दो लाइन बता दूं। फ्रांस की तारीफ कला क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में फ्रांस का जिक्र किए बिना विश्व संगीत या विश्व का कला पूरा नहीं हो सकता है। अब इसमें इतिहास में बहुत कुछ है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि केवल वहाँ पे कलाकार नहीं हुए, वहाँ पे केवल संगीतकार नहीं हुए, कलाकार नहीं हुए, साहित्यकार नहीं हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई कि वहाँ की आम जनता संगीत की दीवानी है। और आज भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके यहाँ पे किसी कारण से उनको संगीत में नाम करने का या छा जाने का, संगीत पटल में, विश्व पटल में छाने का मौका नहीं मिलता है, तो वो पेरिस की ओर रुखसत करते हैं। पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी। उसमें इतने मौके मिलते हैं लोगों को अपने संगीत को प्रस्तुत करने का। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने पढ़ा है, सुना है, और साथ ही साथ मैं फ्रांस 2 बार गया भी हूँ। और फ्रांस के कई सारे शहरों में मैंने प्रोग्राम किए, उत्तरी फ्रांस से लेकर के दक्षिणी फ्रांस से लेकर के पश्चिमी फ्रांस, पूर्वी फ्रांस, बहुत सारे जगहों में गया। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि संगीत का कोई भी प्रकार हो, फ्रांसीसियों ने केवल अपना संगीत, मैं अपना संगीत कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, वे अपने संगीत के भी दीवाने हैं तो दूसरों के संगीत के भी सुनने के दीवाने हैं। तो उन्होंने वास्तव में पूरे विश्व में संगीत को और कला को बढ़ावा दिया है। कैसे ये संभव हुआ? क्योंकि आम जनता में ये लोकप्रिय है। अगर कोई भी कला केवल कुछ मुष्टिमेय लोगों में, कुछ मुट्ठी भर लोगों में, मुष्टिमेय, मुट्ठी भर लोगों ने अगर कर रखा, उनका बहुत नाम हो गया, यश हो गया, इतना काफ़ी नहीं है। संगीत का जुड़ाव जड़ों तक होना चाहिए, हमारे जीवन के पूरी तरह से साथ जुड़ा हुआ हो, कला का हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग बन गया हो, तभी ये संभव है। फ्रांस में कहा जाता है कि हर दूसरा आदमी कुछ न कुछ संगीत का वाद्य बजाता है या गाता है। अब आप सोचिए, यानी 50% वहाँ पे लोग कलाकार हैं। अच्छा, आप सोचेंगे कि खाली फ्रांस की बात है, ऐसा नहीं है। कई सारे अफ्रीका में आप जानते होंगे शायद कि जो अफ्रीकी लोग होते हैं, चाहे उनकी स्थिति आज पॉलिटिकली बहुत वे लीडिंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी की बात है, राजनैतिक स्थिति की बात है, सामाजिक से भी ज़्यादा उनके ऊपर जो पुराने एट्रोसिटीज़ हुई है उनकी बात है, उत्पीड़न की बात है। वो सब अगर छोड़ दिया जाए, हम अगर केवल मात्र संगीत की बात करें, कई सारे अफ्रीकी भाषाओं में म्यूजिशियन यानी संगीतकार, इस शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं मिलता है। मतलब क्या है कि वहाँ पे संगीत लोकप्रिय नहीं है? नहीं, वहाँ कोई संगीतकार माने संगीत करने वाला हो, ये कोई विशेष बात हो, ऐसा नहीं है। वो तो हर आदमी संगीतकार है। वो कहता है हम तो संगीत करते हैं, इसमें संगीतकार क्या, हम भी संगीतकार, वो भी संगीतकार, ये भी, हर आदमी संगीत में जुड़ा हुआ है। वो थोड़ा डांस कर ही लेता है, सबके अपने देशों के अपने अपने संगीत हैं। आज भी आप देखेंगे कि जो आदिवासी समुदाय हैं, जो कबीले हैं, और जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के लोग हैं या जिनका संस्कृति बहुत पुराना है, वहाँ पे संगीत एकदम जीवन के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। तो उनके यहाँ कोई संगीतकार नाम का अलग शब्द नहीं, संगीत करने वाला कोई अलग हो सकता है, ऐसा उनके जीवन में बात ही नहीं आई। जैसे आप थोड़ी देर के लिए सोचे, हमने ऐसा सुना है, कहाँ तक सही है मालूम नहीं,
संस्कृत में ताला शब्द नहीं मिलता है। जब ताला लगाएंगे तब तो ताला लगेगा, ऐसी कोई ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। तो उन्होंने इस सब शब्द का कोई पर्याय नहीं बनाया, इसका संस्कृत का कोई शब्द नहीं बनाया कि वो ताला जो बंद किया जाए। बंद काहे का करना है? चोरी नहीं हो रही होगी तभी तो नहीं किया होगा। तो ये इसका प्रमाण है कि क्या रहा होगा उस ज़माने में। खैर ये अदर बात होगी। तो अफ्रीकी लोगों में बहुत सारे संगीतकार हैं। जैसे मान लीजिए एक देश का नाम, चूँकि इस देश के साथ मेरा कुछ जुड़ाव वहाँ के संगीतकारों के साथ हो गया, और वो फ्रांस में नहीं हुआ, फ्रांस में भी हुआ, लंदन में, मैं इंग्लैंड में भी हुआ, और ग्रीस में वहाँ पे मेरे साथ उन संगीतकारों का, जो माली नाम का एक देश है, माली बोलते हैं, माले बोलते हैं, ऐसे ही माली जो देश है वहाँ पे संगीत बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहाँ के संगीत बहुत अच्छा भी समझा जाता है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं सुनना, विश्व में उसका नाम है। वहाँ के जितने बड़े संगीतकार हैं, या जो नामी संगीतकार, बड़े छोटे कुछ नहीं होता है, जो नामी संगीतकार है वे सब फ्रांस में रहने वाले लोग। फ्रांस ने उनको जगह दी, पनाह दिया, उनकी संस्कृति को पनपने का मौका दिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने अपने संस्कृति को छोड़ा नहीं। फ्रांसीसी संस्कृति कोई ख़राब नहीं है, फ्रांसीसी भाषा कोई बहुत गई गुजरी भाषा नहीं है। आप जानते होंगे कि विश्व की सबसे मीठी बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है फ्रांस। उनका साहित्य बहुत ऊंचा है, उनका विज्ञान बहुत अच्छा है, उनका संगीत बहुत अच्छा है, उनकी कला के तो जोड़ ही नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ अपना डंका नहीं पीटा, अपनी पीठ नहीं थपथपाई, साथ में दूसरों का भी पीठ थपथपाया। तो आप जानते होंगे आजकल ये सब बात थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह में आता है कि अगर आप चाहते हैं कि समाज को ऊपर उठाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज भी बहुत आगे निकले, तो कहा गया कि टांग नहीं हाथ खींचो। ये आजकल थोड़ा चल निकला है बात, हमको बहुत पसंद आई बात। व्हाट्सएप ज्ञान है लेकिन ज़रूरी है। लेकिन व्हाट्सएप ज्ञान में भी जो काम का चीज़ है वो ले लेना चाहिए ना। हाँ। तो टांग खींचने से क्या होगा कि आप समाज पीछे जाएगा तो आप कहाँ आगे जाएंगे। तो अब मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, हमारे समाज की आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत है कि हम दूसरी संस्कृति को भी बढ़ावा दें, दूसरे की संस्कृति के प्रति भी आदर रखें। और जब ऐसा करते जाएंगे तो हमारी संस्कृति, जो बहुत ही धनी संस्कृति है, इतना रिच और इतना उन्नत संस्कृति है, वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। आपने अगर आपके बगल में कोई किसी को आप बढ़ावा देते हैं तो आपका घटता नहीं है, बल्कि आपका भी बढ़ता है साथ में। ये एक ऐसा दर्शन है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, तर्क किए जा सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो फ्रांस में, मैं पुरानी बात पर लौट रहा हूँ, विश्व संगीत दिवस पर फ्रांस में किसी मंत्री ने सोचा कि संगीतकार जो है उनको एक दिन होना चाहिए जो उनका दिन हो। तो उन्होंने उस दिन अपने पूरे ऑडिटोरियम्स को खोल दिए, सड़कों को खोल दिया। जो संगीत होने के अलग अलग जगह हो सकते थे, वो पार्क, वो चर्च, वो अलग अलग स्थान जहाँ पे ये हो सकता था, उन सबको उन्होंने जनरल पब्लिकली कहा कि करो संगीत। जो भी मंत्री थे उनका नाम जॉन लैंग या ऐसा कुछ नाम था, आप नेट में देख लेंगे। तो वो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, कहा कि ये दिन संगीत का, और ये दिन शुरुआत हो गई। लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया। कॉन्सेप्ट जब पसंद आया तो धीरे धीरे दूसरे देशों ने अपनाया। दूसरे देशों से होते हुए आज भारत में भी इसका महत्व हो गया। भारत के भी सभी संगीतकार एक दूसरे को आज के दिन में बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बधाई देना अच्छी बात है। दूसरों को अपना एक व्हाट्सएप का एक चैट उठा करके शेयर कर देना, कोई एक कार्ड उठा करके सबको डाल देना। किसी ने कार्ड बनाया, किसी ने उसको धन्यवाद मुकेश गर्ग साहब, मैं आपके सामने बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, आप तो प्रखर वक्ता हैं, और इसके बावजूद आप के सामने मैं बोल रहा हूँ, क्षमा करेंगे। ऐसे ही समझिए कि जैसे कोई एक टीचर उस बच्चे को, क्लास के मॉनिटर को बर्दाश्त कर लेता, वैसे आप बर्दाश्त कर ले। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अंकल को प्रणाम। हाँ। और जब ये मैंने देखा तो इसके बाद ये जब शुरुआत हो गई तो पूरे विश्व में छा गया, होते होते भारत में भी छा गया। अब भारत में संगीत के लोग, संगीत से जुड़े हुए लोग
दो त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। कोई भी धर्म का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, वो गुरु पूर्णिमा ज़रूर मनाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे परिचय, जैसे हमसे अगर कोई पूछे कि आप देवाशीष दे मतलब आपका परिचय क्या है, तो इसमें हम आ, अपना संगीत की दुनिया में अपना परिचय अपने पिता माता से नहीं बल्कि अपने गुरु से देते हैं। अब जिसके पिता और गुरु एक ही हैं तो कहता है मैं उस उस्ताद का पुत्र हूँ, उस पंडित फलाने जी का मैं पुत्र हूँ, या उनका मैं भतीजा हूँ, वो कह सकता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ कहने को नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरे पिता संगीत के प्रेमी नहीं थे, बहुत प्रेमी थे। उनके प्रेम का मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है कि जिस ज़माने में संगीत सुनना आसान नहीं होता था, उपलब्ध नहीं था समाज में, उस ज़माने में, और उनके जेब में पैसा भी नहीं होता था कि वो, मैं देखिए मैं छोटी बड़ी सब बातें बताता हूँ, वो आप उसको अच्छा समझें या मेरे बारे में कोई धारणा बनाए। उनको बैजू बावरा फिल्म जो आई थी उसके गाने बहुत पसंद थे, और किसी को भी पसंद आ सकता है। सभी शास्त्रीय संगीत से रचे बसे गीत हैं। कोई मालकौंस में है उसमें गाना, कोई दरबारी में है, कोई गौरी राग में है, अलग अलग रागों में है। नौशाद खान के अद्भुत म्यूज़िक का, वो नौशाद के म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा निदर्शन है, उदाहरण है। वो उनको देखना, वो एक बार देख पाए, लेकिन गाना तो रोज़ सुनना था उनको। तो वो कभी भी मौका निकाल करके सिनेमा हॉल के जो एग्ज़िट वाले दरवाजे होते हैं, अब तो अलग टाइप का हो गया है मॉल में, लेकिन उस ज़माने में एग्ज़िट के कई 8-10 दरवाजे होते थे और एंट्री का एक बड़ा सा होता था गेट, जिससे लोग टिकट चेक करा के आगे जाते थे। निकलते समय कई दरवाजे होते थे। तो जो निकलने वाला स्थान है वहाँ पे किसी दरवाजे में उनको एक छेदा दिख गया था, छोटा सा छेद कर दिया होगा, कोई चीज़ लगा होगा, टूट गया होगा। तो वो वहाँ पे कान लगा करके उन्होंने 52 या 54 बार उस फिल्म को पूरी तरह से देखा नहीं, देख कैसे लेते, सुना उन्होंने। क्यों सुना? क्योंकि उसमें बात बात पर एक एक संगीत आता था। वो इतने दीवाने थे। लेकिन मैं अपना परिचय उनसे नहीं दे सकता क्योंकि वो परिचित व्यक्ति तो नहीं है संगीत की दुनिया में। तो मैं कैसे परिचय देता हूँ? अपने गुरु के माध्यम से। फिर गुरु का नाम भी अगर लोगों को पसंद, पसंद नहीं, गुरु का नाम भी अगर लोगों को परिचित नहीं लगा, अपरिचित नाम हो, तो बोलते किस घराने के हैं। अच्छा, किस घराने पर मैं एक दिलचस्प बात करता हूँ आपको। ये घराने की बात पर हो रहा है। बीच बीच में मैं थोड़ा इधर मैंने सुना है, एक बुंदू खां साहब थे, बहुत बड़े सारंगी वादक थे। सारंगी के क्षेत्र में उनका बहुत नाम एक ज़माने थे, बहुत आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो वे लखनऊ में रातन जनकर साहब के जो आज भातखंडे समर विश्वविद्यालय है, वो पहले मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक नाम से था। तो वो अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को अपने यहाँ बुला करके रख लेते थे। कहते आप लोग थोड़ा यहीं रहिए, रियाज करिए, हम लोग आपका सुनेंगे भी। तो बुंदू खां साहब वहाँ पे रह करते रहते। ये आज़ादी के आसपास की बात है। तो उस समय आज़ादी के पहले की बात है। आज़ादी के पहले आप जानते हैं कि कई नेता जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, तो गांधी जी जैसे लोकप्रिय थे उस ज़माने में, उसी तरह जिन्ना साहब भी बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। कम से कम मुस्लिम समुदाय में उनकी बड़ी पकड़ थी। तो एक बार एक व्यक्ति आके बुंदू खां साहब से बोले कि खां साहब आज शाम को चलेंगे नहीं, वो उनका लेक्चर होगा सुनने के लिए। बोले किसका? नहीं, लेक्चर नहीं। उन्होंने कहा उनको सुनने चलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा किसको? तो बोले कि जिन्ना साहब को। तो बोले जिन्ना साहब, ये किस घराने के उस्ताद हैं? तो ये एक मज़ेदार बात है, क्योंकि उन्होंने संगीत के बाहर कुछ सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, उन जाना ही नहीं। उनकी दुनिया मात्र स्वरों में थी और ताल में थी, लय में थी। दिन भर बजाते रहते थे, संगीत के बारे में सोचते थे, वही खाते थे संगीत और वही सोते थे संगीत, सपना देखते तो संगीत। तो खैर, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे उन्होंने पूछा था ना कि किस घराने से है, तो घराना पूछा जाता है। अब ये बात तो पुरानी हो गई है, अब आजकल घराना कौन पूछता है, गुरु का परिचय होता है। तो गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में एक खास स्थान होता है, खास मकसद होता है अपनी जड़ से जुड़ने का और अपने सांगीतिक परिवार से जुड़ने का। जब आप गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु के स्थान में जाते हैं गुरु जी से मिलने, तो वहाँ पे आपको गुरु भाई गुरु बहन मिलते हैं, गुरु जी मिलते हैं। तो आपका जुड़ाव
उस परंपरा के साथ, उस लिनिएज के साथ हो जाता है। तो गुरु पूर्णिमा का स्थान हमारे जीवन में है बहुत ज़्यादा। दूसरा, अपने संगीत के आराध्य देवी सरस्वती जी समझी जाती है, माँ सरस्वती। ये माना गया कि माँ सरस्वती कला की देवी है। ऐसे ही देवी देवता जो हमारे यहाँ पे हैं वैसे ग्रीस में भी हुआ करते हैं। ग्रीस में एथीना वो देवी हैं, उनको कला और इस सब का, संगीत का, तो वहाँ पे उनका भी एक मंदिर नुमा भी है जो आप जानते होंगे एथेंस में। तो उन सब जगहों पे बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो वहाँ पे लोग एक समय में ज़रूर पूजा वूजा करते थे होंगे, उनके अपने ढंग से, उनकी संस्कृति थी। वहाँ पे भी मल्टी देवता का कल्चर था, हमारे यहाँ जैसे है, बहुत सारे देवता हैं। देवता इसलिए बनाए गए कि जिसको युद्ध लड़ना है वो सरस्वती जी की पूजा करेगा तो कैसे होगा, क्योंकि सरस्वती जी के हाथ में तो वाद्य है। उनको वाद्य वाले देवी का पूजा करके युद्ध लड़ने के लिए कैसे जाएंगे। और जो संगीत का काम कर रहे हैं वो ऐसे देवी देवता का पूजा करें जिसमें हाथ में खड्ग, तलवार और वो हो। तो अलग अलग देवी देवता बनाए गए जिससे कि आप उस कार्य के लिए, जीवन के उस आयाम के लिए, उस पक्ष के लिए आप एक आराध्य को खोज लें। उस आराध्य को आप पूजा करते हैं तो आपको लगता है कि माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। वो वीणा धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी हंसते हैं तो वो वीणा उनके हाथ में है, पुस्तक है। तो साहित्य और कला और संगीत से जुड़ाव आपका अपने आप हो जाता है। तो ये एक बात होगी कि सरस्वती पूजन जो है वो हमारे संगीत के जीवन में, संगीतकारों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। आप इस पूजा पाठ को धर्म से मत जोड़िएगा। धर्म अलग चीज़ है, वो धारण करता है, कौन किस धर्म में कब करता है मालूम है, अपनी जगह है। लेकिन ऐसा बहुत देखा गया है कि हमारे जो मुस्लिम उस्ताद भी थे वे भी सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाते थे। और आज भी हमारे जो दूसरे धर्म के शिष्य हैं वे भी आकर के सरस्वती पूजा में बड़े प्रेम से आकर के प्रसाद खाते हैं, अंजलि देते हैं। मैंने उनको देखा है। माँ मैंने बेटी सीखती है, शाजिया नाम था, तुमको याद होगा। और शाजिया की माता जी भी चली आती थी, माँ को किसी ने बुलाया नहीं था। बेटी सीखती है, बेटी हमारे पास चली आई, ये बात तो समझ में आया। सरस्वती पूजन हो रहा है, उसकी माँ भी फूल हाथ में लेके खड़ी है और बेटी भी खड़ी है, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था। लेकिन वो आते हैं, करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता था। वो उनको मैं दीदी बोलता था, उनकी बेटी शाजिया हमसे सीखती थी। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। संगीत में हम ये नहीं कहना चाहते कि वो जो समभाव है वो आ चुका है, ये भी नहीं है। बहुत से बिना सौहार्द की चीज़ें भी हैं, लेकिन सौहार्दपूर्वक भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो कैसे उसको वो करूँ। मैं दिल्ली में कार्यक्रम में गाने के लिए गया, तो जो उद्योगपति थे बहुत बड़े और संगीत के बहुत बड़े संरक्षक थे, हैं श्री विनोद कपूर जी। उनके घर में एक माँ दुर्गा की मंदिर अलग से है, एक बहुत लॉन है, लॉन में मंदिर है, शाम को आरती हो रही है। ये बात 2000 सन की है, यानी आज से 22 साल पहले की बात है। तो मैं वहाँ उनके यहाँ गाने के लिए गया, ठहरा हुआ था। तो मेरे साथ सारंगी बजाने के लिए सरवर हुसैन, जो कि 19 साल का लड़का उस समय था, आज सारंगी में उसका अच्छा नाम है, और उसके चाचा नसीर जी आए थे, वो तबला बजाते थे। तो मैं अंदर गया, मंदिर में खड़ा था, वहाँ पे आरती चल रही थी। लोग अपना जय भवन माता आरती किया, लोगों ने सब किया, प्रसाद हुआ। जब मैं उस मंदिर से बाहर निकल के जो लॉन में जाता हूँ तो देख रहा हूँ कि मैं ऐसे हाथ जोड़ करके, इस तरह माथा झुका करके, हाथ जोड़ के नहीं, हाथ दोनों नीचे ऐसे करके, माथा झुका करके नसीर भाई खड़े हैं, और वो चाचा मतलब, तो वो खड़े हैं। थोड़ा दूर में आगे गए तो सरवर भी खड़ा हुआ था, क्योंकि आरती चल रही थी, घंटी बज रही थी। तो मंदिर में नहीं गया, लेकिन बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। किसी ने कहा नहीं था, किसी ने कहा नहीं था कि आप ऐसा करिए। वही लोग जब अगले दिन शुक्रवार था, तो वो उन्हीं कपूर साहब से पूछ रहे थे कि कपूर साहब, वो आसपास कोई मस्जिद है जहाँ जा कर के हम अपनी नमाज अता कर सकते हैं? तो कितनी बड़ी बात है। हम लोग को भी ऐसा मौका मिला है, हमने भी किया है। हम लोग भी जाते, तानसेन समारोह में गए तो वहाँ पे तानसेन जी के मकबरे के पास खड़े होकर के उनको
श्रद्धांजलि दी, सभी देते हैं, सब कलाकार देते हैं। उनके गुरु गुलाम मोहम्मद गौस का वो मज़ार या वो है, उसके अंदर गए, हाँ, रुमाल बांध करके हाथ जोड़ के खड़े रहे कि आपने तानसेन को स्वर दिया है इतना, मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए, इसी प्रार्थना के साथ गए। यही है। आज भी मैं गाने बैठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को स्मरण करता हूँ। गाना प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ कि गुरु जी मेरे साथ रहिएगा, गुरु जी जहाँ बैठूँ वहाँ छाया दे। एक कुमार गंधर्व जी का भजन है, वो तो मैं कभी गा तो पाया ही नहीं, इसलिए कि मैं जब गाता हूँ तो मेरा गला रूंध जाता है, लेकिन कभी सुनिएगा आप भी, गुरु जी जहाँ बैठूँ वहाँ छाया दे। वो छाया की तरह, वट वृक्ष की तरह ऊपर से हमको धूप से बचाते हैं और हमको शीतलता प्रदान करते हैं। तो गुरु जी का स्मरण करते हैं हम, और साथ में उसके बाद ही जो हमारे आराध्य देव हैं उनका थोड़ा अपने आप स्मरण हो जाता है। लगता है कि भाई सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कार्यक्रम अच्छा हो जाए। हर आदमी डरा हुआ होता है, परीक्षा है, संगीतकारों की परीक्षा उसका मंच है। जब वो मंच पे जाएगा, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, तो वो जितने सब बैठे हुए सब हमारे एग्जामिनर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हों, लेकिन अगर वो हम उनके सामने गाना गा रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लगा, तब तो फिर मैं परीक्षा में फेल हो गया। मैं कार्यक्रम को उसी दृष्टि से देखता हूँ, और आज भी मुझे लगता है कि मैं जब गाऊँ तो वह गुरुजी मुझे छाया दे और जितने देव हैं वो मुझे आशीर्वाद दे। तो मैं जो 3-4, अब ये मैं जल्दी किसी को बताता नहीं, हो सकता है मैंने रागिनी को भी ना बताया हो, लेकिन बता देते हैं कि मैं क्या स्मरण करता हूँ। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले हमारे बनारस में ही 3 मंदिर के ध्यान आते हैं। अब आप कहेंगे कि उनका ध्यान क्यों नहीं आता, तुम ऐसा मत कहिएगा, जिसका जहाँ भक्ति, जहाँ जिसको जागृत होती है। तो माँ दुर्गा का जो मंदिर है, माँ दुर्गा कुंड पे, वो पता नहीं क्यों जब मैं वहाँ पे कभी गाया करता था, जब गाया तो मेरे अंदर भाव विह्वलता आई। मुझे लगा कि मैं देवी को सुना रहा हूँ, और मेरे जो गायन था उसमें एक स्तर पैदा हुआ। तो आज भी मैं जब भी कभी गाने बैठता हूँ तो फट से ऐसा लगता है कि मैं माँ के मंदिर में पहले एक बार दर्शन कर रहा हूँ, मन ही मन। दूसरा, हनुमान जी हमारे सामने आ जाते हैं, संकट मोचन हनुमान जी, उनका आता है। तीसरा जो आता है वो शिव जी का आता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का नहीं। अब आप इसको बुरा मत मानिएगा, मैं हूँ तो उनके ही नगर में, छत्र छाया में, लेकिन वो शिव मंदिर वो न हो करके वो मुझे BHU में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो शिव मंदिर है उसका जो 2 मंजिले पर, वहाँ पे 2 मंदिर है। मंदिर एक ही है, मंदिर में 2 तला है, नीचे शिवलिंग है, वहाँ जाते हैं हम लोग, पूजा करते हैं। फिर उससे होते हुए सीढ़ी से जब ऊपर पहुँचते हैं तो एक बड़ा ही शांत शिव बैठे हुए हैं, एकदम ध्यान समाहित रूप से वे बैठे इसी प्रकार रहते। वहाँ पे एक हल्की सी सफ़ेद नीली सी रोशनी दिखती है, वो उसके चारों ओर कुछ वो नीला सा प्रकाश दिखता है। तो एक्चुअली मेरे पास उस समय 4 रंग दिखाई देते हैं। ये मैं कभी किसी को नहीं बताऊँ, आप रागिनी से पूछ सकते हैं, कभी नहीं बताया मैंने, शायद मैंने अपने, पता नहीं। 4 जो रंग मेरे पास दिखते हैं, तो एक लाल रंग का दिखता है दुर्गा कुंड मंदिर में, माँ के आसपास का वो लाल रंग आजकल बदल गया है, आजकल वहाँ पे कुछ वाइट रोशनी डाल दी गई है, और जब रंग बदल जाता है तो भावना भी थोड़ी बदलती है, लेकिन मुझे वो पुराना याद आता है। तो लगता है कि जैसे माँ का श्रृंगार हुआ है, अड़हुल बोलते हैं ना, अड़हुल का फूल, गुड़हल भी बोलते हैं, अड़हुल का फूल, उससे किया जाता है। तो लाल रंग का वो, उसके अंदर से माँ का केवल मुँह दिख रहा है, वैसा। दूसरा, आप जब संकट मोचन में जाते हैं तो आज भी आपको वही ऑरेंज कलर, जिसको नारंगी रंग बोलते हैं, वही दिखता है, भगवान, क्योंकि वहाँ पे संकट मोचन जी उसी रंग के हैं। तो एक कलर लाल हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, तीसरा मुझे नीला दिखता है, वो नीला शिव जी का है। और जो चौथा कलर दिखता है, आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, वो चौथा कलर हरे रंग का होता है। ये हरा रंग मैं जब बहुत पहले, शायद 88 से पहले, हो सकता है 86 या 87 के समय में, उस ज़माने में जब हम 20-22 साल के रहे, तो तानसेन समारोह जो ग्वालियर में होता है उसको सुनने जाया करते थे। वो एक अलग माहौल था, आज के तानसेन समारोह से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। वहाँ पे मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को सामने बैठ के सुना है, किशोरी अमोनकर जी को भी सुना है, जसराज जी को भी कई बार सुना है,
मालिनी राजूरकर हो, चाहे रविशंकर जी हों, अमजद अली खान साहब हो, सभी वहाँ पे कार्यक्रम करने एक ज़माने में आते थे। आज की कार्यक्रम से उसकी तुलना मत करिएगा। अब वास्तव में बहुत कुछ बदल गया है। तो वो कार्यक्रम जब होता रहता था तो हमें याद है कि एक बार अमजद अली खान साहब बजा रहे थे वहाँ पे, बहुत सुंदर बागेश्वरी बजा रहे थे। तो मैं कार्यक्रम में बैठ के सुनता भी था, रात भर का कार्यक्रम था। तो वहाँ से मैं निकल के थोड़ा बाहर की और पता नहीं क्यों आया, आके मैं तानसेन के जो मज़ार, तो उस समय मैं महज 22 साल का एक युवा कह लीजिए, और मेरे माता पिता के साथ गए थे। माता पिता कहीं बैठे होंगे और मैं वहाँ से होते होते मैं तानसेन जी के मकबरे के पास पहुँचा। ऐसे ही उनको एकटक थोड़ा देखता रहा। फिर देखते देखते अचानक से मेरी निगाह घूम करके मैं गुलाम गौस साहब के जो मकबरा है, वो एक सूफ़ी संत हुआ करते थे, जिनसे कहा जाता है कि तानसेन जी को कुछ गले में ऐसी बात हो गई थी जो लाइलाज था, उसको उन्होंने ठीक कर दिया था। या ये भी कहा जाता है कि उन्होंने उनसे प्रार्थना करने उनके पास जब पहुँचे तो उन्होंने अपनी जीभ से तानसेन जी के जीभ को टच करा दिया। ये एक कथा है, पता नहीं कहाँ तक सच है। जो जीभ से जीभ का टच करा दिया तो वो वहाँ पे उन्होंने माने उनको तानसेन जैसा स्वर मिला। तो चलिए ये बात भी समझ में आई कि चलो हो सकता है दंत कथा हो सकता है उन्होंने सिखाया हो कि ऐसे गाओ बेटा तब जा कर के स्वर लगेंगे, तो उन्होंने उसको शिक्षा दी होगी। अध्यात्म की ज़रूरत तो सबको पड़ती है जीवन में। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा था पहले, तो एक बार पहले मैं पहुँचा था तो मुझे लगा था कि मुझे भी थोड़ा स्वर दे दीजिए। तो मैं वहाँ पे जब मत्था टेक रहा था तो धीरे से जीभ निकाल के वहाँ पे उनके मज़ार में एक बार हल्का सा टच कर लिया था। ये बात मैं आज तक मैं किसी को नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूँ। तो जब मैंने टच किया तो मुझे ऐसे भरोसा हो गया कि आज अब मुझे भी स्वर मिल जाएगा। मिला कि नहीं पता नहीं, शायद नहीं मिला, या मैं उतना उसका सौभाग्य का भागी नहीं था। खैर, ये पहले की बात। तो उस दिन मैं जब ऐसे ही सुनते सुनते जा रहा था, बागेश्वरी बहुत खूबसूरत बज रहा था, उसका साउंड पूरे इलाके में, जो बहुत बड़ा पंडाल था जहाँ हजारों लोग बैठे थे, शायद 10,000 ऐसे एक साथ में ऐसे ही बैठते थे, लोग ज़मीन पर बैठ के सुनते थे। खुले में बड़ा सा पंडाल लगा सब है, और भयंकर ठंड, क्योंकि दिसंबर में होता था, उस समय बड़ी ठंड पड़ती। फिर वहाँ से होते थे मैं तानसेन के मज़ार तक पहुँचा। वहाँ से होते हुए जब वहीं पर खड़े खड़े एक जगह से मैंने देखा तो वहाँ गुलाब मोहम्मद जो गौस साहब का मकबरा था, उसकी एक खिड़की में से एक हरी रंग की रोशनी जो अंदर जल रही थी, वो मेरे को जैसे लगा कि पेनिट्रेट करके मुझे ऐसा हुआ। ये सब कह देना, कहा जाता है कि साधना से नहीं अच्छा होता है ये। और आज मैं कह दिया, पता नहीं, हो सकता है कि भगवान की यही प्रेरणा रही होगी कि आज बता दीजिए लोगों को कि आपके अंदर कहाँ से ये अध्यात्म का भाव आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो जो हरा रंग था वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। ये 4 रंग जब मैं परफॉर्म करने बैठता हूँ तो मैं उन 4 रंगों का स्मरण कर पाता हूँ। लाल, नारंगी, उसके बाद शिव जी का नीला, और अंत में हरे रंग का वो, चारों मिला करके ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर वो प्रकाश आ जाता है। उसके बाद मैं जो कुछ भी प्रस्तुत करता हूँ, लोगों को आनंद आता है कि नहीं ये दूसरी बात है, मुझे बहुत आनंद आता है। मेरे अंदर से वो भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं कर देता हूँ। तो गुरु का स्मरण करके गाना चाहिए, और साथ में ये भी कर, अगर आपका कोई आराध्य है, उसके बारे में कोई आपके दिमाग में पिक्चर है तो कर लीजिए। और नहीं भी करते कोई बात नहीं, सबके अपनी अपनी भावनाएं हैं। मैं किसी को आज तक, जब मैं किसी को बताया नहीं कभी किसी को, तो मैं किसी को बाध्य भी नहीं कर रहा हूँ। और तो मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मैं शायद बात कहाँ से कहाँ चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो यह बात चल रही थी कि किस घराने के हैं। तो गुरु पूर्णिमा और सरस्वती पूजा, ये दोनों होने के बाद जब तीसरा हमारे लिए पर्व हो गया है, वो है विश्व संगीत दिवस। तो एक दिन तो होना चाहिए। अब आप कहेंगे, जैसे बहुत से लोग फादर्स डे होता तो कहते हैं कि फादर डे क्या होता है, रोज़ ही पिता का दिन है। हाँ बिल्कुल, आलोचना कर लीजिए। लेकिन अगर एक दिन आप पिता को विशेष रूप से स्मरण कर लेते हैं, या हमारी बेटी जब आती तो उस दिन वो हमारे लिए एक तो विशेष कोई चीज़ बनाती है, कुछ भी बनाए, उसको लगता है कि पिताजी को ये खिलाएंगे, तो हमारे बीच में भावना मजबूत हुई या कि नहीं, हमारे बीच में जो बॉन्डेज है वो पूरा वो और गहरा हुआ या नहीं हुआ। तो बुराई क्या है इसमें।
अरे जैसे आप मैं देखिए जीवन बीमा में काम करता था, जीवन बीमा निगम, या आपने पहले भी सुना होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें काम करता था। तो अच्छा मान लीजिए कि आपने एक पॉलिसी ले ली। मैं तो काम करता था, आप मान लीजिए पॉलिसी होल्डर है। पॉलिसी होल्डर में जब आप करेंगे, आपने पॉलिसी ले ली, प्रीमियम जमा करते हैं कि नहीं? साल में एक बार, ईयरली है तो, हाफ ईयरली है तो 2 बार जमा कर लेते हैं, और क्वार्टरली है तो 4 बार कर लेते हैं। लेकिन कोई एक दिन प्रीमियम जमा करना पड़ता है कि नहीं? तो जीवन बीमा का वो इंश्योरेंस जो आपको मिला हुआ है वो तो रोज़ के लिए है, वो तो रोज़ के लिए है। लेकिन किसी एक दिन आपको रिन्यूअल करना पड़ता है कि नहीं प्रीमियम। तो चलिए इसको और दूसरे ढंग से देख सकते हैं। कोई आपका एक दोस्त है, दोस्त से आप जो है जानते हैं, कोई आपका गहरा दोस्त है, रोज़ मिलते हैं, लेकिन उसका जन्मदिन होता है तो चले जाते हैं कि नहीं उसके पास एक छोटा सा गिफ्ट ले करके? हो सकता है एक पेन लेके जाते हो, हो सकता है एक चॉकलेट लेके जाते हो। तो क्या अगर आप चॉकलेट लेके गए तो वो आपका जीवन भर का दोस्त नहीं है, साल भर का दोस्त नहीं है, साल भर का दोस्त है। तो अगर फादर्स डे मनाया जा सकता है, मदर्स डे मनाया जा सकता है, तो हमारे तो पिता, माता, गुरु, मेरा जीवन, मेरी सारी दृष्टि, मेरे सारे इंद्रिय, सब कुछ संगीत है, तो उसका एक दिन होने में बुराई क्या है? अच्छा मान लीजिए कि 3 डेट हो गए, अब हम संगीत के नाते 3 डेट हो जाता है। विश्व संगीत दिवस को भी मना लिए, सरस्वती पूजा भी कर लिए, गुरु पूर्णिमा भी कर लिए। गुरु पूर्णिमा में मैं शिष्य बन के गुरु के घर पहुंच गया, आप शिष्य, हमारे विद्यार्थी लोग शिष्य बन करके मेरे पास आ गए, और जो अब जो शिष्य लोग आ गए उनके भी अपने शिष्य हो सकते हैं, तो वो शिष्य उनके पास पहुंच जाते हैं। गुरु तो कोई पद नहीं होता है, तो वो एक ऐसा दिन है। ठीक इसी तरह जैसे फादर्स डे में हम अपने पिता को कर देते हैं, पिता अपने पिता को सम्मानित कर देता है या कुछ कर देता है। हाँ, नेगेटिव बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अब नकारात्मक बात कर कर के हम लोग कहाँ जाएंगे, किस मुकाम पे पहुँचेंगे? नकारात्मक बातों से थोड़ा दूरी बना के रहना ही अच्छा है। दुर्भाग्य है कि इस समय हमारे पास नकारात्मक चीज़ों का आगमन या एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए, जब घर बनता है तो उसमें कमरे भी बनते हैं, रसोई भी बनता है, पूजा का स्थान बनता है, तो एक टॉयलेट भी बनता है। तो किचन का स्थान भले खुला रहे, उससे जो महक आती है, चारों ओर फैलती सुगंध, तो आपकी भूख बढ़ जाती है। पूजा के स्थान में धूप बत्ती जला तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। और भी दूसरे कमरे हैं, लेकिन क्या टॉयलेट को खुला छोड़ देना चाहिए हमेशा? तो टॉयलेट को खुला मत छोड़िए। टॉयलेट है, टॉयलेट ज़रूरी है, टॉयलेट के बिना आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन क्या टॉयलेट को खुला छोड़ देना चाहिए? क्या नाली जो हमारे आसपास बह रही है, जो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो हम ख़त्म हो गए होते, सब नाली में आ जाते, लेकिन क्या उसके ढक्कन को हम खुला छोड़ दें हमेशा? तो नकारात्मक चीज़ों को ढक के रखिए। नकारात्मक चीज़ों से, जितने भी नकारात्मक चीज़ें आप देखते रहेंगे, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वे आज के इस व्हाट्सएप युग में, सोशल मीडिया के युग में, फेसबुक यूट्यूब के युग में, उसमें से आप जब ग्रहण करने निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल की बात है कि जब आप यूट्यूब में जाते हैं तो यूट्यूब में पॉजिटिव भी बहुत है, नेगेटिव भी बहुत है। आप एक नेगेटिव वीडियो देख लीजिए, उस नेगेटिव वीडियो के साथ ही आपके पास फिर नीचे सजेशंस यूट्यूब उसी से मिलते जुलते चीज़ों का दे देता है। अब आप उसमें फिर दूसरे में घुसे, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, फिर उसके बाद मालूम चला कि आप जब यूट्यूब खोल लें तब आपको नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है। आप कहते हैं कि सब नेगेटिव है, कुछ नहीं अच्छा है, सब खराब है, और आपके अंदर में वो नेगेटिविटी जा कर के सब खराब करते करते आप भी खराब हो जाते हैं। और पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये संदेश है, नेगेटिविटी को आप, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप फेंक नहीं सकते, वो आपके साथ हैं, लेकिन उनको आप नाली का ढक्कन की तरह, उसको पनारे के ढक्कन की तरह उसको बंद रखिए। अगर आप बंद नहीं रखेंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और हम संगीतकारों के साथ इस ज़माने में बहुत दिक्कत है। विश्व संगीत दिवस है ना, इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ। जैसे कमरे में अगर
5-6 बदमाश लोगों को डाल दिया जाए एक साथ, जो गाली गलौज कर रहे हों, हाथ में बंदूक लिए हैं, चक्कू लिए हुए हैं, तो क्या वहाँ पे अच्छे शरीफ लोग एंट्री ले पाते हैं? नहीं ले पाते। इसलिए अपने दिमाग को साफ सुथरा रखने की भरपूर कोशिश करिएगा। अगर संगीत में कुछ करना है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को स्वच्छ रखिए। दिन भर अगर आप वो गेम खेलेंगे जिसमें आप दूसरों को केवल शूट कर रहे हैं, मार रहे हैं, पटक रहे हैं, फेंक रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, गिरा रहे हैं और हत्या कर दे रहे हैं, तो हत्या, आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, गेम है, गेम है। अरे गेम नहीं है, वो आपका जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रहा है। ये आप इस समय के न्यूज़ में देखिए अब क्या हो रहा है दुनिया में। मैं उल्लेख नहीं करूँगा। क्यों उल्लेख नहीं करूँगा? क्योंकि वो नेगेटिव बात है। मेरे पास पता है, मुझे सैकड़ों में ऐसी आपको उदाहरण दूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँ कि आप परेशान हो जाएंगे। रात भर आपको नींद नहीं आएगी कि ये सब भी हुआ है। आप हमारे पर यकीन करेंगे तो मैं उन सारी चीज़ों को बता सकता हूँ, मेरे आंखों के सामने से गुजरी हैं, लेकिन हम उनको बता करके आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों में भी अच्छाई है। मोबाइल में अच्छाई है, यूट्यूब में अच्छाई है, फेसबुक में अच्छाई है, व्हाट्सएप पे बहुत अच्छाई है। अगर हो सके तो आप नेगेटिविटी को ज़ीरो नहीं कर पाएंगे, परसेंटेज घटा दीजिए, 10% कर दीजिए उसको। अगर आप 50% कर रहे हैं तो उसको 30% करिए, धीरे धीरे घटा के 20 पर लाइए। जीरो आप नहीं कर पाएंगे। आप दुनिया से अछूते नहीं रह सकते, लेकिन अब आप उस ज़माने की तरह वो उस्ताद बंदूक खां के साथ की तरह पूछ नहीं सकते कि जिन्ना साहब कौन है। उस समय ऐसा कौन व्यक्ति होगा मुस्लिम समुदाय का जो कि जिन्ना साहब को न जानता था? उस ज़माने में जानता था, और बाकी लोग गांधी जी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। वो केवल जानते थे कि संगीत, जिन्ना साहब किस घराने के उस्ताद है, ऐसा पूछ रहे थे। इसमें जिन्ना की बात मत आइएगा, बंदूक खां साहब की बात मत आइएगा, उनकी भावना को देखिए, आप वो उस चीज़ को पकड़िए। तो मैं आपको इससे पहले भी एक बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि शेखर सेन साहब हैं, एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आप नेगेटिविटी हटा तो सकते नहीं है, पॉजिटिव की तारीफ़ करने लग जाइए। पॉजिटिविटी की तारीफ़ करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का एक छोटा सा बच्चा एक तो पेन से ऐसा ऐसा गोला बना के ऐसे 2-4 ऐसे बना के बोला, पापा या चाचा देखो हमने सूरज बनाया है। वाह कितना अच्छा सूरज है, वाह, तो मज़ा आ गया। कोई ज़रूरी है क्या क्या वो क्या पिकासो की तरह बना के रखा है क्या, या लियोनार्डो डा विंसी हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम उसने किया, आपने बढ़ावा दिया? नहीं दिया। अगर बढ़ावा नहीं दिया तो आप अपने अंदर भी नेगेटिव लाए, उसको भी ले भी थे। तो थोड़ा अपने समाज को बढ़ाएंगे। तो हमने क्या कहा था अभी सबसे पहले कि हाथ पकड़ के खींचिए, न कि टांग पकड़ के। बात आ गई वही पुरानी बात पर। तो विश्व संगीत दिवस पर इस बात पर तो क्या होता है कि हम लोग जब कार्यक्रम सुनने जाते हैं, तो हम लोग आलोचनात्मक मुद्रा अख्तियार कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? आलोचनात्मक। हम सुनने बैठते हैं कि मालकौस गा रहा है, उसमें जो है ये कैसा जो है, कभी कभी पंचम ले ले। अरे लेने दीजिए ना, थोड़ा पंचम ही ना लेगा, मालकौस को थोड़ा ख़राब ही ना करेगा। मालकोस को ख़राब कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा? आपका मालकोस थोड़ी बिगड़ेगा। आप अपना मालकोस अच्छा रखिए, और दूसरे का मालकोस जो है वो उसमें बुराई करके आप क्या पाएंगे? तो फिर उसके बाद आप अपने गुरु जी के टीम के सदस्य हैं, तब से एक दूसरे गायक के यहाँ पहुँचे, तो उसका गाना अच्छा भी लग रहा है, फिर आप अंदर ही अंदर करेंगे ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि ये उस व्यक्ति का शिष्य है जो आपके गुरु जी से थोड़ा उसका कुछ चल रहा होगा, हो सकता है। प्रोफेशनल फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड में कभी अच्छा बुरा कभी होता है। कभी दो दोस्त बन जाते हैं, उनका काम निकलता है तो वे दोस्त हो गए, काम कट गया तो दुश्मन हो गए। तो ये सब चलता रहता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि आदमी फिर उसके ऊपर आता है क्या, उसका शिष्य। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन वगैरह में कई जजेस होते हैं, वो उन चीज़ों से नहीं उबर पाते हैं। जजेस पहले ही सुनते हैं, तो गाना बिना सुने वो सोचते हैं कि किसका शिष्य है ये? तो बोले कि ये तो देवाशीष जी का है। देवाशीष का कहाँ सिखाएगा वो, क्या उसको आता ही है। अब आप अपनी लड़ाई को उस बच्चे पर ले गए, ऐसा हमने बहुत देखा है। अब आप कहेंगे कि क्या किया जाए, तब देवाशीष का नाम छुपा दिया जाए, हम अपने गुरु का नाम ही ना बताएं।
बताइए, प्रेम से बताइए, जो होना होगा होगा। ऐसा हुआ है। अब आप बताएंगे, जैसे एक शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चल निकला है, वो है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी एक तरह से कहिए भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ऐसा। इसको लेकर के आजकल बड़ी चर्चा होती है, और पहले राजनीति में होती थी और बिजनेस में होते थे, और यहाँ होता था, करते करते अब ये जो संगीत कला हर जगह घुस फिल्म गया है। इंडस्ट्री में भी फिल्म बहुत इंडस्ट्री होती में है। तो इसको लेकर वो बहुत बवाल है। तूफान बचा है, वो तूफान मचा है। मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है क्या आपको बताऊँ। होता ये कि कोई एक कलाकार, कोई भी है बहुत नामी, मान लीजिए फिल्मी कलाकार है, उसका बेटा अपने पापा के नाम का इस्तेमाल करके या पापा के प्रभाव का इस्तेमाल करके थोड़ा स्थापित होने के लिए जल्दी उसको रास्ते मिल जाते हैं। ये ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन बहुत बार नहीं भी हुआ है। पापा का नाम लेकर के लोगों को नुकसान भी हुआ है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक थोड़ी देर के सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन जी हैं। अब अमिताभ बच्चन जी के पिताजी तो साहित्यकार थे, कवि थे, कविता लिखते थे, बहुत अच्छी कविता लिखते थे, लेकिन वो एक कवि थे। कवि का काम तो फिल्म में जाकर के जगह बनाना तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को उन्होंने क्या हेल्प किया होगा, हरिवंश राय बच्चन जी ने? मुझे नहीं लगता कुछ हेल्प किया होगा, और कर भी नहीं सकते थे। बल्कि ये कहा जाए आज के ज़माने में कि हरिवंश राय बच्चन जी को लोग जानते ही अमिताभ बच्चन के पापा के रूप में है। कवि के रूप में कम जानते हैं, पापा के रूप में ज़्यादा जानते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी कविता खराब थी, इसलिए कि उनका परिचय बेटे से हुआ। तो अब अमिताभ बच्चन जी अपने जीवन में क्या संघर्ष किए वो बहुत से छुपा भी नहीं है, सब जानते हैं कि कितना स्ट्रगल करके वो उस जगह पे मुकाम पे पहुँचे। और अमिताभ बच्चन जी के एक बेटे हो गए, अभिषेक बच्चन। तो लोगों ने उन पर नेपोटिज्म का आरोप लगा दिया कि उनको तो फिल्में मिलती है पापा की वजह से। अरे भाई, पापा की वजह से मिलती है तो पापा की वजह से नहीं भी मिलती होगी, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन जी आगे बढ़े होंगे तो उनके दुश्मन भी तो उतने ही हुए होंगे, और जो आगे बढ़ के जब आगे निकल जाता है तो उसके दोस्त कम, दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके 10 दुश्मन और 2 दोस्त हैं, तो समझ जाइएगा आप बहुत ऊपर निकल गए हैं, बहुत ऊपर निकल गए हैं आप। और अगर आपने देखा कि आपके सब दोस्त हैं, सब आपको करेगा और कैसे हो बहुत बढ़िया, तो समझ लीजिए कि आपका कोई महत्व है नहीं, आप कुछ कारवर नहीं रहे। करेंगे तो आपके दुश्मन आएंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, बाद में वो मिल भी सकते, तारीफ भी कर सकते, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो होना ही होना है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। अब जब आप अमिताभ बच्चन जी को आप क्या समझते होंगे कि उनके सब फिल्मी इंडस्ट्री में सब दोस्त हैं? उनके भयानक दुश्मन भी होंगे, और वो ऐसे दुश्मन होंगे जो अभिषेक बच्चन को काम अगर देना भी हो तो कटवा देंगे, बोले नहीं उनका नहीं, कोई और ले लेते हैं, अच्छा है। तो आप ये समझिए कि अगर अभिषेक को अमिताभ बच्चन जी की वजह से दोस्त मिले होंगे तो उतने ही दुश्मन भी मिले होंगे। ये मैं अपने संदर्भ में भी कह रहा हूँ। जबकि मैं संगीत की दुनिया में, मेरे पिता कोई ऐसे नाम नहीं थे, एक संगीत प्रेमी, संगीत उन्होंने सीखा ही नहीं था। मेरी माता ने संगीत ना के बराबर जो भी थोड़ा बहुत सीखा था, नहीं के बराबर था। वो प्रेमी तो बहुत थी, और उन्होंने मुझे थोड़े बहुत रविंद्र संगीत सिखाए, थोड़ा एक दो छोटा ख्याल सिखा दिया, इससे ज़्यादा उनकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था, मौके नहीं मिले थे, मिलती तो शायद करते, नहीं मिला। लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया, मौका दिलवाया, गुरुजी के पास भेजा, सारी व्यवस्थाएं की, तकलीफ़ें सही, वो अपनी जगह। क्योंकि उस ज़माने में अब मैं इसको नहीं खोलता हूँ इन सब बातों को। तो अब ऐसा है कि मुझे स्ट्रगल करके एक जगह बनानी पड़ी। लोग पहले बोलते थे कौन देवाशीष, के केकर बेटवा हो, हमने ये सवाल सुना। अब केकर बेटवा हो हम कहाँ से बताइए, केकर चेलवा हो बोले तो हम बता सकते कि हम किसके चेले हैं, ऐसा आया है। बोले केकर बेटवा हो, ये बोले केकर बेटवा कहाँ से बताइए, उनके पिताजी तो बहुत वो नहीं है जानकार, कुछ ऐसा आप जानेंगे नहीं उनको, उनके पिताजी कोई भी थे, उससे क्या हो जाएगा, संगीत की जगह में कोई फ़ायदा मिला नहीं। लेकिन इसका फ़ायदा, मेरे होने का फ़ायदा, परिचय का हो सकता मेरे बेटे ने लिया हो थोड़ा बहुत। तो क्या आप समझते हैं कि बेटे ने खाली फ़ायदा लिया है? ऐसी ऐसी दुश्मनी उसको झेलनी पड़ी है कुछ कुछ कलाकारों से कि अगर मैं उसको यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा, तो मैं नहीं बोलूँगा।
नेगेटिव बातों को नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव ना कहते हुए भी हम ये बोल रहे हैं कि उसको जितने मौके मिले हमारे परिचय की वजह से, मेरे पुत्र होने के नाते, उतने ही दुश्मन मिले जो उसका नुकसान किए, जानबूझ के किए। क्यों नुकसान किए? क्योंकि उनको लगता था कि मैं देवाशीष का नुकसान तो कर नहीं पाऊंगा, चलो उसके बेटे का नुकसान कर लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ किस संदर्भ में बोल रहा हूँ? कंपटीशन में जजेस जो हैं वो अपनी दुश्मनी बच्चों पर निकालते, कितना कष्ट होता है देख के, बहुत कष्ट होता है। लोग जो है, एक लड़का फर्स्ट ना आ पाए इसके लिए क्या प्रयास करता। अभी थोड़े दिन पहले ही बनारस में हुआ, अब मैं उसको क्या जिक्र करूँ, नहीं कर सकता। माने लोग उसमें के जैसे लग रहा था कि वो रात दिन प्रयास कर रहे थे कि बस कुछ भी हो जाए, ये फर्स्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह का, जिससे उनका कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन ये था कि देवाशीष के शिष्य फर्स्ट नहीं होने चाहिए। हुआ है, बेचारा झेला है। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा भी जज आ जाए जो मेरा प्रशंसक हो, कहेगा अच्छा देवाशीष जी का है, क्या बात है, बहुत अच्छा, चल इसको नंबर दे। तो इन चीज़ों को खोजिए ही मत। अगर आप मेरे नाम को भुनाने की कोशिश करेंगे तो उसका उल्टा होगा। और हमसे बहुत नामी बड़े बड़े कलाकारों का नाम अपने ऊपर लगवा के चलेंगे तो उससे फ़ायदे भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। असल में दोनों चीज़ होती है हाँ। ना, फ़ायदा भी होता है जो भी चीज़ का, उसका नुकसान भी होता है। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि इसका सिर्फ फ़ायदा ले और इसका सिर्फ नुकसान ले। तो ये नेपोटिज्म वाली बात को दिमाग में लाइए मत। हमसे कई लोगों ने कहा कि आपका बेटा गाता है तो गाएगा ही क्योंकि वो आपका बेटा है। तो हमने कहा हम किसके बेटा थे? हम किसके बेटा थे कि गाए? हमने भी पहले नौकरी की, घर घर ट्यूशन किए, अभी एक दो नहीं, लगातार दिन भर उसी में पढ़ाई किए, स्ट्रगल किए। हाँ, अब क्या उसको बातों को कहने का कोई मतलब नहीं। असफलताएं बहुत झेली है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी असफलताएं झेली है जिसका मैं कह नहीं सकता। मेरे कार्यक्रम को लोगों ने बड़े आराम से कटवा दिया, मैं हंसता रह गया। मैं कोई बात नहीं। कई कई बड़े बड़े प्रोग्राम में मेरी एंट्री बैन थी। 24 साल 25 साल बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाया भी ऐसा बुलाया कि लगातार बुलाते हैं। आज उस प्रोग्राम में मुझे लगातार पिछले 5-7 साल से बुलाया जा रहा है। और एक समय था कि मेरी एंट्री इस तरह से बैन थी कि मैं 24 साल तक मुझे घुसने नहीं दिया गया। शायद 24 नहीं, और ज़्यादा। हाँ, 24 साल, 12 10 22 23 24 साल। हाँ, तो 24 साल तक मेरी एंट्री बैन थी। मैं प्रयास करता रहा, बोलता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा। तो उसके बाद में मैंने रिक्वेस्ट करना भी छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इन सब बातों पर आप ध्यान न दे करके साधना पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सोचिए। समय लेकिन बुरा आया है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते कि आप समय थोड़ा कठिन आ गया। बुरा नहीं कर सकते, कठिन आया है। कठिन क्यों आया है? क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचना बंद कर दिया। इसलिए आज स्थिति ये हो गई है कि कार्यक्रम की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि कार्यक्रम में भी अगर खाली कुछ कुछ ऐसी बातों को लेके ही चलेंगे तो वो कहाँ तक कर पाएंगे। तो प्रयास करिए कि पूरा संगीत जगत आगे बढ़े। अगर वो जो वट वृक्ष है बहुत बड़ा, जिसके नीचे हम खड़े हैं, कल को आपको खड़े होना है, तो उसके नीचे खड़े होने के लिए उस वट वृक्ष को तोड़िए मत, काटिए मत, गिराइए मत, उसको उठने दीजिए। वो किसी भी सूरत में उठेगा, आपको कहीं ना कहीं पर आपको फ़ायदा करेगा ही। तो हाँ, क्या बात चल रही थी? हाँ, बात चल रही थी फ्रांस की। फिर वापस लौटते हैं। अब आप कहेंगे कि कार्यक्रम फ्रांस में आपको मिला कैसे? क्योंकि अभी हमने, आज भी वैसे बहुत समय हो चुका है काफ़ी, लेकिन अभी तो है, थोड़ा और देर में बैठूंगा। मुझे लगता है कि 20 मिनट 15 मिनट और रहूँगा। अगर आपका नेट पैक साथ दे रहा है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जो अभी हमको रागिनी ने बताया था कि आज आप थोड़ा अपने विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करिए कि विदेश यात्रा आपके कैसे हो रही थी, कैसे हुई, क्या हुआ। ये बहुत लंबी कथा है, क्योंकि एक दो बार तो मैं गया नहीं, बहुत बार गया। सबसे पहला डेस्टिनेशन मेरा जो था वो है वो मेरा पहला डेस्टिनेशन जो था वो स्पेन था। स्पेन यूरोप का एक देश है, आप जानते हैं। उसकी राजधानी है मैड्रिड। ये बात 95 की है।
1995, आज से 27 साल पहले मैं पहली बार विदेश यात्रा में गया। और विदेश यात्रा में जब गया उसके बारे में भी बात होगी। कैसे हुआ कि बनारस में एक तबले के एक बड़े उस्ताद कलाकार थे, उनका नाम था आशुतोष भट्टाचार्य। वे बहुत बड़े गुरु थे। प्रोग्राम जितना बजाए उससे ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी तैयार किए। वे पेशे से आयुर्वेदाचार्य थे और गंगा किनारे उनका एक मकान, एकदम गंगा किनारे, तो वहाँ पे बैठते थे, विद्यार्थियों को सिखाते थे। उनको बात मेरा गाना कहीं से पसंद आ गया था, कहीं पर उन्होंने सुन लिया होगा, कहीं घाट वट पर कभी हम किसी प्रोग्राम में गाए होंगे। तो उनके यहाँ सरस्वती पूजन होता था तो कहते कि इस बार उस लड़के को बुला के ले आओ, कहाँ रहता है पता करो। तो नाम उन्होंने बता दिया कि देवाशीष नाम का एक लड़का है, गाता है, उनका चेला है पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी का। तो उनका बेटा खोज रहा था तो और लोगों से पूछा होगा, तो उनका ही एक छोटा शिष्य था तपन नाम का। तो तपन ने बताया कि हाँ हम जानते हैं, वो मिश्र पोखरा में वहाँ पे पहले देखिए फ़ोन मोबाइल नहीं होता था, लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता था। तो ढूंढ ढूंढ के लाते में जब तक किसी का मकान, अब आप मान लीजिए कहीं दूर बहुत रहते हैं तो लोग कहता रहे पता नहीं कहाँ उनका दूर में मकान है, तो ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। अब थोड़ी सी बेचारी बात चली भी तो हो गया। समझ में नहीं आता था कि करे तो क्या करें, घर में फ़ोन नहीं, कोई ऐसा फ़ोन तो बड़े लोगों के पास होता था, मैं इतना बड़ा आदमी तो था नहीं कि मेरे पास बेस फ़ोन होता। अब मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो चिट्ठी पत्री में ही सारा काम होता था जो भी था। उस समय वो लड़का बोला कि हाँ हम जानते हैं, मिश्र पोखरा में वहीं पर कहीं रहता है। तो वो और उनके आशू बाबू के बेटे थे, वो लोग ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गए, मेरे घर में आए, खटखट किए, तो हम थे उस समय घर में, मिल गए। तो हमने नमस्ते वस्ते किया, बैठाया, तो वो हमको लेकर के उनके पिताजी से मिलवाने ले गए। पिताजी से हमने प्रणाम किया, हम उनको जानते थे कि बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत आदर करते थे हम उनका। मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरा गाना भी कभी सुन लिए होंगे। तो मैं गया तो बोले कि बहुत अच्छा गा रहे हो, हमने तुम्हारा सुना है। हमने पूछा भी नहीं कि कहाँ से कहाँ का उन्होंने सुना, हो सकता है रेडियो में सुना हो, उस ज़माने में रेडियो सभी लोग सुनते थे। तो बोले कि मेरे यहाँ सरस्वती पूजा में गाओगे? हमने कहा अरे बिल्कुल गाएंगे, हमको तो गाना ही काम है मेरा। तो मैं जाके किया, तो बहुत मैं सहज ढंग से गाने पहुँचा, मैं सहज ढंग से गाना गाया, बहुत भक्ति के साथ गया, उनको मैंने वो किया। तो वो छोटा जो लड़का मुझे वहाँ पे लेने गया था, वो मुझे मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे किसी कार्य से जानता था तो पहुँच गया था। तो वो मुझको वॉच करता रहा, ये देखा कि बड़ा सीधा लड़का बड़ा सीधा है। वो हमसे 2-4-5 साल करीब छोटा है, लड़का बड़ा सीधा है। हम लोग सभी लड़के, वो भी लड़का हम भी लड़के, वो छोटा लड़का हम बड़े लड़के। तो बाद में वो अपना तबला बजाता ही था, बजाते बजाते विदेश पहुंच गया, वहाँ सेटल हो गया। उसने एक स्पेनिश महिला से शादी कर ली, लड़की से शादी कर ली, और वो वहाँ पहुंच गया, वहाँ पे तबले का उसका वो बन गया। तो उसने सोचा हुआ था कि कलाकारों को बुला बुला के वहाँ पे प्रोग्राम का चेन बनाएंगे और वहाँ कार्यक्रम कराएंगे बहुत सारे जगहों पे। तो वो उसके एक तरह से बाद में आजीविका बनती गई, क्योंकि वो कार्यक्रम कराता, कलाकार को देता, कुछ पैसा अपने पास रखता, तबला भी बजाता, तो उसका ये सब और सारा मैनेज करना ये वो। अब मैं जाके वहाँ कहाँ मैनेज करता, कहाँ ठहरना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो उस दिमाग में उसको मेरा नाम था कि तो किसी को बुलाते बुलाते भी वो मुझको बुलाने में डरता इसलिए था कि उस ज़माने में वोकल कलाकार, गायन के कलाकार विदेश नहीं के बराबर जाते थे, 1% 2%, बाकी जिसको देखो वही सितार, तबला, कुछ नृत्य बस, और वाद्य भी सरोद वगैरह चला जाए, लेकिन वायलिन जा रहा हो या सारंगी के बारे में लोग थोड़ा इंटरेस्टेड थे, लेकिन फिर भी बहुत संतूर लेके कोई जा रहा हो, ये सब वहाँ कोई पता भी नहीं था लोगों को, और ऐसा कोई कार्यक्रम जल्दी होता भी नहीं था, उन लोगों के नहीं होते थे। मुझे तो ये भी पता है कि बनारस में एक बड़े संगीत के गुरु थे, बहुत ही जयपुर घराने के उम्दा गायक थे, पाटेकर जी। तो पाटेकर जी थोड़ा सितार भी बजाते थे, तो जब उनको विदेश जाने के लिए उनको बहुत इच्छा रही होगी, तो वो चाहते थे कि जाएं, या कोई उनका सूत्र बना होगा, तो उनको सितार लेके जाना पड़ा था, केवल वोकल के भरोसे नहीं जा पाए। तो मैं तो जब गाना सीखा तो मुझे पता ही था कि वोकल वाले जाते नहीं हैं, बाहर वोकल नहीं सुना जाता है, तो हमने नहीं जानता।
अब उसके बाद वो एक बार उसने हिम्मत की, कहा कि रखते हैं वोकल, देखते हैं वहाँ के लोगों को पसंद आता है कि नहीं। तो सबसे पहले उसको मेरा नाम याद आया और उसने स्पेन में कम से कम 17 या 18 प्रोग्राम उसने अलग अलग शहरों और अलग अलग जगहों पर, छोटे छोटे जगहों पर, कोई योगा सेंटर है, कोई एक उसका कोई जगह है, कोई पुराना चर्च का वहाँ कोई है, कहीं पर इस तरह से अलग अलग, कोई कुछ वहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे घर में भी प्रोग्राम का होता है, वैसा है। तो छोटे 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 प्रोग्राम और एक या दो बड़े प्रोग्राम उसको मिल गए। शायद एक बड़ा प्रोग्राम मिल गया मैड्रिड में, जिसमें सरकारी ढंग से था, वहाँ की सरकार का, तो उसमें थोड़ा बड़ा आयोजन था। बाकी छोटे छोटे उसने कुछ जोड़ लिए, आना जाना सब बना करके हमसे कांटेक्ट किया। तो हम भी बहुत खुश हो गए, हमको जाने की इच्छा तो थी ही। तो सब अपने सारी व्यवस्था बनाए, पासपोर्ट ये वो, ठंडी बहुत पड़ती है, कैसे जाएंगे वहाँ पर, कितना वो है। पहले नेट में तो टेम्परेचर देख नहीं सकते थे, लोगों से पूछना पड़ता था। अच्छा, वो जाड़े में बुला रहा था, जनवरी में। तब फिर खैर टूर बना, तो 40 दिन का टूर बना, बहुत लंबा 40 दिन का। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस समय तो मैं एकदम जुनून था कि कैसे पहुंचूं। मैं उस समय 31 साल का रहा, 30 साल का। तो जुन पहली बार विदेश जाना था, और सिर्फ पहली बार विदेश नहीं जाना था, पहली बार हवाई जहाज़ चढ़ना था। पहली बार हवाई जहाज़ चढ़ना नहीं था, पहली बार हवाई जहाज़ को नज़दीक से देखना था। मैंने तो एयरपोर्ट ही नहीं देखा था। अब कथा तो बहुत लंबी है, वो मैं सुनाऊंगा तो 4-5 घंटे लग जाएंगे आपको, बहुत है। लेकिन इतना मुझे याद है कि जब मैं एक सरदार जी ड्राइवर को हमने बुक किया वहाँ पे, कार लेकर के अपने होटल से, पहाड़गंज में एक छोटे से होटल में ठहरा था, बहुत ही छोटे, हाँ दिल्ली में पहाड़गंज से होटल में था। एयरपोर्ट जाना था, पता नहीं हमको, कहाँ का पता था कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, क्या कुछ पता नहीं था। अब वो हमको लेके बैठाया और लेके हम जा रहे तो बड़ा सुनसान जगह से होते, रात में था, रात में बहुत 2 बजे फ्लाइट था, तो शायद हम 10 बजे जा रहे होंगे। सुनसान रास्तों से निकलते, बहुत दूर चलते काफ़ी देर बाद मैं गया। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से जब मैं खिड़की से देख रहा हूँ, देखते देखते जा रहा था, कार की खिड़की से देखते हुए। मुझे बहुत शौक़ है सब कुछ देखने का, उत्सुकता वो बहुत ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी, हर चीज़ देखने का, क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, सब देखते देखते जाते हैं। आंख बंद करके मोबाइल देखते हुए जाना, वो आज की बात होगी, हम तो हमेशा ऐसे देखते रहते हैं। तो देखते देखते पहुँचे, तो अचानक से वो बड़ी सी बिल्डिंग और खूब रोशनी और सब कुछ देखे। तो मैं उसको ऐसे ही खिड़की से देख रहा था, और खिड़की पर वहाँ पे आकर के कार रुक गई, और मैं एकटक सब चीज़ों को देखता ही जा रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो वो अजूबा था। एयरपोर्ट, वो भी मैं देख रहा हूँ, और वो भी दिल्ली का एयरपोर्ट, चमचम चमकता हुआ, रोशनी से नहाया हुआ, और काफ़ी लोग वहाँ पे, गहमा गहमी मची है, कारें लगी हैं बहुत सारी। तो मैं ऐसे देख रहा था, बहुत देख रहा था। तो सरदार जी जो थोड़े एजेड थे, वो बड़े ऐसे, सरदार जी लोग मजाकिया होते ही हैं, आप तो जानते ही हैं। तो वो धीरे से कहते हैं आकर के, उतरना है या यहाँ से फिर वापस ले चलूँ? अच्छा। तो वो मुझे याद है, तो आपने कहा अरे नहीं क्या होगा, तो यही है जगह? तो बोले हाँ बस यहीं पर आप उतरिए। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करना होगा? तो बोले वहीं जाइए, काउंटर में जाइए, वो सब बता देंगे आपको। खैर वो तो एक बार काउंटर में जाने के बाद तो सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाता है, पूछते पूछते, और अगर आपने आँख खुली रखी तो हर जगह सब कुछ लिखा होता है। पहुँच गए, करते काउंटर में पहुँच गए। काउंटर में जा कर के जब वो सब हुआ, अब मैंने हवाई जहाज़ तो देखी ही नहीं थी कि हवाई जहाज़ होता कितना बड़ा है। थोड़ा बहुत पता है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन सब कानों सुनी है। जैसे वो कहते हैं ना, कथा है ना कि कहा गया, अंधे अंधे व्यक्तियों से कहा गया कि हाथी, तो अब हाथी इसको कैसे समझाए, तो उसको बताया गया ऐसे होता है, ऐसा होता है, वैसा। लेकिन समझाना बहुत मुश्किल होता है, जब तक देखे ना तो कैसे बोलेगा। फिर भी तो अब मैं वहाँ जब पहुँचा वहाँ पे, तो काउंटर में हुआ, अब कुछ भी पता नहीं था, जो भी जैसे जैसे लोग बोलते गए, मैं समय से काफ़ी पहले ही पहुँच गया था। तो मेरा काम धीरे धीरे होते जो गेट होता है, हमको वहीं पर सब लिखा पढ़ा जो हाथ में था, सब देखते देखते, पूछते पाछते मैं पहुँच गया। और जब पहुँच गया तो गेट में तो दिखाई दे रहा था कि शीशे के कई दरवाजे हैं,
और सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी अपना सामान वामान जो थोड़ा हाथ में वाला सामान था वो, क्योंकि बाकी सामान तो चला गया, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि वो सामान चला गया तो कहाँ मिलेगा कि मिलेगा, नहीं। क्या होगा। अब सब लोग दे दे रहे थे तो हम भी दे दिए। चला गया सामान वो गाड़ी में, वो सामान गायब हो गया वहाँ से। तो खैर रसीद वसीद मिल गई थी, तो वो सब ले करके हम अपना हाथ में ले करके बड़े, और यहाँ अंदर ना अपने अंदर की ओर एक तो स्पेशल पॉकेट बनवाए थे। अपनी वाइफ से हमने कहा था कि यहीं पर एक वो सील करके अलग पॉकेट बना दो अंदर की ओर, तो उसी में मैंने पासपोर्ट वगैरह सब डाल दिए थे, और बड़े सेफ उसके करके जैकेट वैकेट, खैर तो 20 बार चेकिंग करते हैं, करा दिए, सब हो गया। अब उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो वो बड़ा सा शीशे का सब दरवाजे दिख रहे थे। शीशे के उस पार वो अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था ज़्यादा, ऐसे देख रहा था मैं, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी हवाई जहाज़ की आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा है कि वहाँ दूर से ऐसे उड़ के चला गया एक ठो, तो अच्छा अच्छा वहाँ उड़ के जाएगा। फिर आकर के एक देख रहे हैं कि हमारे उसी शीशे के दरवाजे के पास एक जो है एक ऐसी आकृति आ गई जिसमें कई सारी खिड़कियां थी, सब में रोशनी दिखाई दे रही थी, और वो चली आई नज़दीक में, और सब लाइन लगा के खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए, और लाइन से उसके बाद वो चेकिंग करते हुए जहाँ वहाँ पहुँचे, तो मुझे क्या लगा कि उस शीशे के बाहर वो जो दिखाई दे रहा खिड़की है वही वो मेरा हवाई जहाज़ है, मैं उस पर बैठ जाऊँगा बस हो जाएगा। खिड़कियाँ होती है इतना तो पता ही था, बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रही थी, तो यही होगा, और दूर से उतना ही दिख रहा था, शीशे के उस पार था, दरवाज़ा तो खुला नहीं। तो वो एक गेट होता है दिल्ली में, आप जानते हो, जहाँ पे एकदम वो जो उसमें दरवाजे के पास ही बस आती है, तो वो थी बस, और मैं उसको हवाई जहाज समझ रहा था। और उस हवाई जहाज को जिसको मैं समझ रहा था, तो वहाँ के तो देखिए तो बस है, बड़ी सुंदर सी बस है, एकदम आधुनिक, उतनी अच्छी बस तो शहर में दिखती नहीं है, दिखती नहीं थी, अब तो दिखती है। तो वो एकदम पूरी अजीब सी एक इलेक्ट्रिक वाली बस दिख रही थी, सभी खिड़कियाँ थे, मैं बस, हमने कहा अच्छा ये बस है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो मैं यहाँ बैठ गया, सामान में लेके खड़ा हो गया। उसके बाद वो बस इधर से उधर से ऐसे 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 घुमाते घुमाते जब हवाई जहाज़ के पास ले गया, हमने कहा बाप रे इतना बड़ा, हमें तो यकीन नहीं था, हम तो जानते थे वो छोटा सा उड़ता है वो कितना बड़ा होगा, लेकिन वो उड़ने वाला इतना बड़ा हो सकता है, हमें तो और यकीन नहीं था। इंटरनेशनल का तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा था। तो इंटरनेशनल का उस समय वो एरोफ्लोत की फ़्लाइट थी, वो रशियन वो था, तो उन लोग के पास एयरक्राफ्ट बहुत बड़े बड़े होते थे, 3 सीट इधर 3 सीट उधर, बीच में 6 सीट, और मतलब एक उसमें एक एक लाइन में ही समझिए 6 6 12 लोग हैं, तो कितना बड़ा होगा एकदम, एयरबस बहुत बड़ा सा। तो खैर उसके बाद तो सीट हुई, मिली, वो सब हुआ, कुछ पता भी नहीं था कि ये सुना था मैंने कि खाना वाना देते हैं बहुत अच्छा। तो खैर वो आया खाना, तो हमको सब पहले ही बता दिए थे कि चूँकि आपके धर्म में मना होता है ना, मैंने हम लोग बीफ नहीं खाते बाकी, तो वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बच के रहना, कोई पूछेगा तो पहले बताओ था। खैर तो सब तो अपनी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत डिटेल में क्या जाना है। हाँ लेकिन ये नहीं पता था कि टॉयलेट वगैरह कहाँ जाना है, ये पता था कि उसमें होता कहीं है, लेकिन कहाँ है ये कहाँ पता है। तो बैठे हुए थे, बैठे बैठे देख रहे हैं कि उधर से एक आदमी गया, पीछे की ओर गया, लौट के चला आया, बहुत लंबी फ़्लाइट कई घंटे की। फिर दूसरी बार गया तो फिर वापस आ गया, कोई दूसरा गया, तो हम समझ के इधर ही होगा, तो हम भी उसके इधर पीछे से चले गए, तो टॉयलेट भी मिल गया, टॉयलेट से होते हुए आ गए। फिर बैठे रहे, नींद आ गई थोड़ी सी, तब तक किसी ने हमको जगाया, बोला कि आप क्या खाना खाएंगे, तो हमने उनको बताया कि हमको ये नहीं खाते, इसके अलावा जो खाना देना हो दे दीजिए, तो बता दिया, तो वो सब खाना वाना आ गया, खाए, अजीब सा खाना था वो क्या था। लेकिन हमको एक बात है कि हम हर तरह का खाना खाते हैं, ख़राब लगे अच्छा लगे सब खा जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बाहर नहीं जाना चाहिए, खाली अपने अपने घर का दाल भात खाने का है तो घर में बैठिए भाई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब हर तरह का खाना आप इंजॉय करते तो घूमिए, और नहीं तो फिर अपने घर में रोज़ अपने घर का खाना पराठा खाइए और सोइए, फिर कुछ नहीं कर सकते। खाने से तो आपको पहले अपनी जीवा को बहुत संतुलित रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी मिले, जो भी आप खा सकते हैं, खाद्य आपके लिए हो, वो आए तो उसको इंजॉय करिए, इंजॉय करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं रोते रह जाएंगे। तो खैर उसका भी एक किस्सा है, हमारे बनारस से एक शहनाई वादक थे, वो गए थे, ये बात की बात है, तो वो बेचारे गए विदेश में, हमारे साथी थे। अब वो जहाँ भी होटल में हम लोग कुछ खाना वाना खाएं तो उनको कुछ पसंद नहीं, अरे यार यहाँ पे वो बड़े थे हमसे, रमाशंकर जी, अरे यार ये सब क्या तुम लोग खाते हो। हमने कहा अरे आपको जो इसमें से जो समझ में खाए, नहीं यार ये सब खाने से हमारा कहाँ पेट भरेगा, तो कुछ दाल चावल, मर गए, अभी दाल चावल कहाँ से आएगा, वो ब्रेड खा रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें,
अरे इसको भी टेस्ट करिए, नहीं यार ये सब खा के हम नहीं रह सकते हैं। तो घर आकर के फिर दाल और चावल उनके लिए कभी कभी हम बना भी दिया करते थे, क्योंकि चल अच्छा आपके लिए एक आध दिन बना देते हैं, हम भी बेचारे भी भूखे सोएंगे, तो उनके लिए बना देते थे। अब वो खाना भी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, वहाँ मिर्चा जो होता है वो जल्दी मिलता नहीं है, वहाँ मिर्चा खाने के लोग आदि नहीं थे। आजकल तो सबका टेस्ट बदल गया, वहाँ भी बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उस ज़माने में नहीं था। ये हम 98 की बात बता रहे हैं। अब 98 में वो खाएं तो कहेगा अरे इसमें कुछ मिर्चा, तो हमने कहा कहाँ से मिर्चा लाएंगे, यहाँ मिर्चा वो शिमला मिर्च मिलेगा, वो डालेंगे तो वो कैप्सिकम डालेंगे तो आपको थोड़े इसमें वो होगा। अरे कुछ देखो, कुछ है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। तो वो अपना एक और जो ये दूसरा है कथा, उसमें फिर एक सज्जन जो थे वो यहाँ से ही मिर्चा पूरा अचार टाइप का बना के हरे मिर्चे का वो लेके जाते थे, क्योंकि वो बिना मिर्चे खा नहीं सकते। तो कुछ भी खाते थे उसमें एक ठो हरा मिर्चा वाला वो अंदर डालते थे, तब उनके नीचे गटक गटक पाते थे, नहीं तो उनसे गटकाया नहीं जाता था। तो ऐसे लोगों के साथ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता, तो वो जल्दी जाते नहीं थे। हर बार उनको कहे कि ये अरे यार यार, उन्होंने कहा रोज़ रोज़ आपके लिए कौन दाल चावल बनाएंगे, कभी कभी एक आध दिन बना दिए, यही खा के रहिए, ब्रेड खाइए। तो खैर इसी बात को लेकर कई कई झगड़े भी हो गए। हम उनको खिलाए भी, बाद में गुस्सा भी हो गया। खैर कोई बात नहीं, बड़े थे हमसे, बड़े प्यारे से, बहुत ही प्यारे इंसान थे, सीधे साधे बनारसी इंसान। उनको कचौड़ी और सब्जी हम कहाँ से ले आके देते। खैर अब हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं मिलता, अब इस समय थोड़ा और ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ मिलने लग गई, लेकिन हर जगह नहीं मिला करती। वहाँ खाते खाते पहुँचे तो एक जगह उतार दिया, उसके बाद बोला कि सब लोग चलिए लाइन से, हम भी उतर गए। वहाँ पे सब लोग गए तो बोले कि यहीं बैठिए, यहाँ से फिर आधी घंटे बाद पुनः दोबारा आपको ले जाया जाएगा। तो वो था ताशकंद। ताशकंद एक रशियन कंट्री का वो है, तो वहाँ पे ताशकंद आप जानते भी होंगे, हमारे इतिहास में भी जुड़ा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। तो वो ताशकंद जो है वहाँ पे उतरा, फिर वहाँ से वो मॉस्को ले गए। अब मॉस्को में हमको बताया गया था कि भयानक ठंड पड़ती है, तो हमने डबल जैकेट, डबल इनर और डबल मोजा और क्या क्या नहीं पहन के नीचे से ऊपर तक हम अपने आप को लाद के ले गए थे पूरा। हमें क्या मालूम कि हवाई जहाज़ के अंदर जो है ठंडा नहीं होता, हमें को लगा था कि उड़ेगा तो जैसे ट्रेन उनमें होता है कि हवा हवा आएगी, या मान लो अंदर अगर एसी हुआ भी तो कभी तो उतरेंगे, तो वहाँ पे लगेगा। तो मॉस्को में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता ही हमको पता था, -25 डिग्री, -20 डिग्री, बर्फ़ ही बर्फ़। लोग मतलब खिड़की रात भर बंद रखते हैं तो पूरा सफ़ेद हो जाता है, जब वो खिड़की खोलते हैं तो बर्फ़ का पूरा गिरता है, ऐसा इतना बर्फ़। और वो जाड़े का समय, जनवरी का मौका, तो बर्फ़ तो होगा ही वहाँ पे। -20 डिग्री वहाँ तो नॉर्मल बात है उस समय, 15 डिग्री 20 डिग्री माइनस में वो भी। तो हमको मालूम था, खूब पहन पहन के गए। तो वहाँ मॉस्को के एयरपोर्ट में तो भयानक टेम्परेचर, गर्मी पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हम जैकेट पर जैकेट, इनर पे इनर, मोजे पर मोजा। अब मैं क्या करूँ, मेरे अब दोस्त लोग भाई कोई विदेश तो गए नहीं, अब मेरे घर वाले कोई मैं नेपोटिज़म का वो तो हो नहीं कि मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत विदेश गए थे तो हमको सारा अनुभव दे देते। तो लेकिन ये जो मज़ा आज मुझे आ रहा है संघर्ष के बारे में बात करने का, तो ये संघर्ष के बारे में बात करने का उनको मज़ा मिलता, ये मुझे मज़ा मिला है। क्यों मिला? क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे करके ऐसे सीखते हुए चलते हैं तो बहुत ज़्यादा, आज भी मैं सोचता हूँ तो कितनी हंसी आती है कि मैं क्या बताऊँ। उसमें कुछ कुछ और भी दूसरी सी कथाएं, कभी वो फिर अलग से बताऊंगा। तो खैर हम बात चल रही थी फ्रांस की। तो फ्रांस में ये तो कार्यक्रम ऐसे हुआ, वो तपन हमको बुलाया था तो मैं गया, फिर कैसे कैसे क्या हुआ वो फिर कथा एक दिन और बताएंगे, उसमें भी बड़ी मज़ेदार बातें हैं। तो मैं फ्रांस जो है वो गया था। फ्रांस में जाने का किस्सा भी एक अजीब सा हो गया। अब यहाँ पे बनारस में बैठ करके कोई फ्रांस में कार्यक्रम के बारे में वो कांटेक्ट कर लेना, ये तो आसान नहीं है ना। अब आज का ज़माना कोई वो ज़माना जो था वो तो नहीं था कि आप फेसबुक पे छाए हुए हैं तो लोगों ने आपको पकड़ लिया, या मान लीजिए आपने किसी से संबंध बना लिया, मैसेंजर में उससे दोस्ती कर ली, ये तो उतना आसान नहीं था उस ज़माने में, और होना भी नहीं था। हालांकि मुझे उसके बाद कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स मिलते गए, भाग्य में, भाग्य भी कहूँगा। अगर मैं संगीत नहीं करता, संगीत में अपने आप को समर्पित नहीं करता, अपने जीवन को, अपने सारे दूसरे दूसरे अरमानों को तिलांजलि देते हुए अगर मैं संगीत से न जुड़ा रहता, तो क्या पता मुझे भी इतना ये सब चीज़ें मिलती या नहीं मिलती। नहीं मिलती, नहीं मिलती।
संगीतकार लोगों को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उस तरह से समर्पित करने से तब मिलता है। अब एक ऐसे ही एक बार मेरी एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी यमन की। वो यमन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप देखेंगे। उस कैसेट का उस समय सीडी था, उस सीडी का नाम था फ्रॉम द घाट्स ऑफ बनारस। तो उसकी रिकॉर्डिंग थी और मैंने रिकॉर्डिंग में बड़ी मेहनत करके बहुत सोच के गया था कि ऐसे गाऊंगा वैसे गाऊंगा, लेकिन मंच पे गाना एक अलग चीज़ है। वहाँ पे आप श्रोताओं को देखते हैं तो बड़ी एनर्जी मिलती है, और कभी कभी आपका गाना भले बिगड़ जाए लेकिन अधिकतर समय में बन ही जाता है, क्योंकि श्रोता अगर अच्छे मिल गए आपको तो बनता है। और वहाँ पे रिकॉर्डिंग में मुझे बहुत अनुभव भी नहीं था, और वो कैसे कान में वो लगा के और ये सब करके गाना सबके बस का काम नहीं है, उस तरह बंद के गाना। तो मैंने बहुत जोर लगाया, बहुत कुछ किया, यमन गाया, लेकिन मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन अंदर से कहीं से अच्छा, रिकॉर्डिंग बहुत ख़राब भी नहीं है। आज आप सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा, मुझे लगता है बहुत ख़राब भी नहीं है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ था, अंदर से मैं बहुत दुखी था, और चूंकि आउटपुट साथ में आया नहीं था तो मैं जान भी नहीं रहा था कि कैसा हुआ है। मुझे लगा कि आज मैं गा नहीं पाया, इतना अच्छा सब कुछ होगा, सीडी निकलेगी इसकी, और मैं उस तरह से नहीं गा पाया। बहुत ही अंदर से इतनी ज़्यादा अनुशोचना बोलते हैं, पस बने, बहुत ज़्यादा दुख और वेदना थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत परेशान हो जाता था। एक भी प्रोग्राम ख़राब नहीं हुआ तो मुझे लगता था कि छोड़ दूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं एकदम गया, ऐसे हो जाता था बहुत ज़्यादा। संवेदनशील कलाकार को होना भी चाहिए, और मैं तो हूँ ही, विशेष रूप से हूँ। तो फिर मैं बहुत दुखी हो गया था। तो उसी दिन रात को मेरा एक, नहीं उस दिन, अगले दिन मेरा एक प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम एक यहाँ पे होटल है, उसका नाम है होटल गैंजेस व्यू। गैंजेस व्यू होटल है, गंगा के व्यू पर 80 घाट पर है, ठीक से एकदम 80 घाट पर सबसे मुख्य स्थान पर सबसे पुराना होटल वो है, और बड़ा अलग टाइप का होटल है। तो उसमें एक हॉल है बीच में जो बड़ा ही पुराने ज़माने की तरह है। माने उसमें पुराने ज़माने के वो सब झाड़ फानूस लगे हैं, कुछ वो पुरानी कलाकृतियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें रखी हैं उसे एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। और वहाँ पे वो लोग माइक नहीं अलाउ करते, और विदेशियों के लिए प्रोग्राम कभी कभी आयोजन होता है वहाँ पे। तो जो लोग विदेशी लोग वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो मुझे भी उन्होंने कांटेक्ट कर लिया था। वो कई बार ऑर्गेनाइज़ करती थी, वो महिला ध्रुपद गायिका थी, तो वो उन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, और सारे विदेशी लोग बैठे हुए थे। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कोई 25-30